28.1 प्रस्तावना। वर्तमान इकाई का मुख्य संबंध राजनीतिक सिद्धांत में जनसमुदायवाद तथा नागरिक गणतंत्रवाद को परिप्रेक्ष्यों को परिचित करना, समझना तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में इन परिप्रेक्ष्यों को स्वीकार तो किया ही गया है, इसके साथ साथ इनके महत्व में भी वृद्धि हुई है। इस स्वीकृति तथा महत्व को दो आधार पर व्याख्या की जा सकती है। प्रथम, इन दोनों परिप्रेक्ष्यों ने उदारवादी व्यक्तिवाद की राजनीतिक परंपरा के विरुद्ध सशक्त एवं वैध समालोचना प्रस्तुत की है, एक ऐसी परंपरा जिसने आधुनिक राजनीतिक सोच तथा राजनीतिक व्यवहार में एक प्रभुत्वकारी स्थिति प्राप्त कर रखी है। दूसरा, अपनी समालोचना द्वारा इन दोनों परिप्रेक्ष्यों ने स्वतंत्रता, न्याय तथा नागरिक राज्य संबंधों से जुड़े विचारों के लिए सार्थक वैकल्पिक अवधारणाओं को विकसित किया है। जैसा कि बताया गया है कि जनसमुदायवाद तथा नागरिक गणतंत्रवाद दोनों समालोचनाएं हैं और इस कारण उदारवादी व्यक्तिवाद के विकल्पों के रूप में उभरे हैं। इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत में उदारवादी व्यक्तिवाद का व्याख्यात्मक तार अवश्य जान लिया जाना चाहिए। इस इकाई में उदारवादी व्यक्तिवाद के मुख्य तर्कों को उस सीमा तक प्रस्तुत करने का प्रयास है जिसके आधार पर जनसमुदायवाद तथा नागरिक गणतंत्रवाद को समझा जा सके। उदारवादी व्यक्तिवाद ऐसे अनेक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जो व्यक्ति, नागरिक तथा राज्य और राज्य गतिविधियों के क्षेत्र के स्वरूप को समझाने का प्रयास करता है। इसके प्रवक्ताओं में थॉमस हाबियस, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जे एस मिल, डेविड रिकार्डो, हर्बर्ट स्पेंसर तथा हाल के विचारकों में जॉन राल्स एफ ए हेयर तथा रॉबर्ट नॉफिक को सम्मिलित किया जा सकता है। इन सभी विचारकों ने ऐसे विचार तथा तर्क प्रस्तुत किए हैं जो कभी कभी भिन्न भी थे तथा एक दूसरे के साथ मेल भी नहीं खाते थे, परंतु कुल मिलाकर उन्होंने जो विचारधारा बनाने में सहायता की उसे उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य कहा जा सकता है। तदारवादी व्यक्तिवाद के कुछ एक मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है: सार्वभौमवाद, समतावाद, पंथनिरपेक्षता, सार्वजनिक व निजी का पृथक्करण आदि आदि। वस्तुतः जो इस विचारधारा को अन्य विचारधाराओं से अलग करता है वह है इसका व्यक्तिवाद का तत्व, जिसका वह समर्थन करता है और जिसका वह प्रवक्ता है। व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जो व्यक्ति को सम्मान देते हुए उसको मान्यता देता है और जो सामाजिक व राजनीतिक सिद्धांत एवं व्याख्या में व्यक्ति को प्रारंभिक इकाई स्वीकारता है। व्यक्ति यह है जो स्वतंत्र है, विवेकयुक्त है तथा आत्मनिर्णय करने में सक्षम है। लोग इस कारण विवेकयुक्त है क्योंकि वह अपने हित को भली प्रकार से जानते हैं तथा अपने निर्णायक आप है। वह आत्मनिर्णायक इस कारण है क्योंकि वह अपनी अच्छाई का स्वयं निर्णय करने के योग्य है तथा वह स्वतंत्र इस कारण है क्योंकि उनमें इतनी योग्यता तथा इतने अधिकार हैं कि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाओं में भाग ले सकें तथा उन्हें बना सकें यदि उनमें कोई त्रुटिपूर्ण हो। उस सीमा तक लोग अपने आप को कुछ एक व्यवस्थाओं से अलग कर सकने की योग्यता रखते हैं तथा यह योग्यता भी रखते हैं कि वह नई व्यवस्थाओं का चयन कर उन्हें बना सकें। दूसरे शब्दों में, उदारवादी व्यक्तिवाद व्यवस्था को समाज से पूर्ववत मानते हुए उसे समाज एवं जनसमुदाय तथा संस्कृति व उनके मूल्यों से अलग रखने पर बल देता है। राल्य इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: स्वयं साध्यों से पूर्ववत है, यह साध्य स्वयं द्वारा स्वीकारे जाते हैं। क्योंकि लोग स्वतंत्र, विवेकयुक्त तथा आत्मनिर्णय करने के सुयोग्य होते हैं, इसलिए उनके हितों की पूर्ति के लिए उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि यह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। राज्य द्वारा व्यक्ति पर विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करने के प्रयास वैयक्तिक हित को नुकसान पहुंचाते हैं। एक उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था में प्रारंभिक आवश्यकता राज्य की तटस्थता है। एक तटस्थ राज्य वह राज्य होता है जो अच्छे उत्तम की वैयक्तिक धारणा का न तो पक्ष लेता है, न उसे सुरक्षित करता है, न ही उसे प्रोत्साहित करता और विपरीत रूप से न ही कोई भेदभाव करता है और न ही किसी को दंडित करता है। अपेक्षाकृत ऐसा तटस्थ राज्य एक ऐसे तटस्थ ढांचे को उपलब्ध कराता है जिसमें अच्छे उत्तम की परस्पर विरोधी संकल्पनाएं एक साथ रहती हैं तथा अपने अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित होती हैं। वास्तव में उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार एक स्वतंत्र तथा न्यायुक्त राज्य यह होता है जो व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न अच्छे उत्तम की विभिन्न संकल्पनाओं में समान सहनशीलता तथा तटस्थता को बनाए रखता है तथा इनमें किसी को न तो प्रोत्साहित करता है और न ही दंडित। इस संदर्भ में फिर उदारवादी व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य के वैध कार्य क्या है? उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में लोगों के पास प्राकृतिक अथवा राज्य से पूर्व अधिकार व स्वतंत्रताएं होती है। राज्य कोई प्राकृतिक इकाई नहीं होती अपितु एक कृत्रिम संस्था होती है, एक आवश्यक रखना, एक आवश्यक बुराई। क्योंकि स्वतंत्रता को व्यक्ति की प्राकृतिक संपदा माना जाता है, इसलिए वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा व सुरक्षा राज्य का मुख्य कार्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में, राज्य वह यंत्र होता है जिसको माध्यम से नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों तथा उनकी वैयक्तिक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। एक ऐसा यंत्र जिसे लोग स्वयं बनाते हैं और जिसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए उसे अन्यों द्वारा हस्तक्षेप न करने का सीमित काम सौंपते हैं। स्वतंत्रता का यह अर्थ कि हस्तक्षेप का अभाव हो भले ही स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू को दर्शाता है, फिर भी उदारवादी व्यक्तिवादी परंपरा में स्वतंत्रता की ऐसी संकल्पना का प्रभुत्व रहा है। स्वयं राज्य की तटस्थता तथा हस्तक्षेप के अभाव में स्वतंत्रता जैसे व्यक्तिवाद के विचार उदारवादी व्यक्तिवादी राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचार माने गए हैं। इन उदारवादी व्यक्तिवादी विचारों ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को काफी प्रभावित किया है, परंतु अनेक परिप्रेक्ष्यों जैसे फासीवाद, सर्वोदय, साम्यवाद तथा नारीवाद द्वारा इसकी बड़ी आलोचना भी की गई है। जनसमुदायवाद तथा नागरिक गणतंत्रवाद में उदारवादी व्यक्तिवाद के विरुद्ध समालोचनाएं पाई गई है। जैसा कि उपर्युक्त बताया गया है कि इन दोनों परिप्रेक्ष्यों ने उदारवादी व्यक्तिवाद की मूल मान्यताओं की न केवल आलोचना की है अपितु स्वयं नागरिक राज्य संबंधों तथा स्वतंत्रता से जुड़ी नई वैकल्पिक अवधारणाएं भी प्रस्तुत की हैं। 28.2 जनसमुदायवाद एक परिचय। 28.2 जनसमुदायवाद एक परिचय। 1980 के दशक में माइकल सैंडल की रचना लिबरलिस्ट एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 के सत्य राजनीतिक सिद्धांत में जनसमुदायवाद परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ था तथा उन्होंने केंद्रीय ख्याति प्राप्त की। इस रचना में सैंडल ने राज्य के उदारवाद के विरुद्ध एक सशक्त समालोचना प्रस्तुत की। रॉस का उदारवाद उसकी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दिखाई देता है। दूसरे राजनीतिक विचारक जिन्होंने जनसमुदायवाद के विकास में भिन्न भिन्न तरीकों से योगदान दिया है वे हैं एल्सेवियर मैकइंटायर, माइकल वाल्जर, चार्ल्स टेलर तथा विल किनली का। यहाँ यह बताने की विशेष जरूरत है कि इन जनसमुदायवादी विचारकों ने अरस्तु, हेगेल तथा रूसो के विचारों से काफी प्रेरणा ली थी। जनसमुदायवाद के विकास में उदारवादी व्यक्तिवाद को एक महत्वपूर्ण चुनौती तथा समीक्षा प्राप्त हुई थी।
वास्तव में इस समीक्षा से जो धारणा उभर कर आई है उसे उदारवादी जनसमुदायवादी विवाद कहा जा सकता है, एक ऐसा विवाद जो अब तक राजनीतिक सिद्धांत में निरंतर जारी है। व्यक्तिवाद तथा जनसमुदायवाद के विवाद का मुख्य मुद्दा इस प्रश्न से जुड़ा है, क्या राजनीतिक वास्तविकता व्यक्तियों के निर्णयों व कृत्यों द्वारा बनती बटा पनपति है, जो व्यक्तियों के रूप में जनसमुदाय से दूर तथा उससे अलग थलग होते हैं, अथवा सामाजिक प्राणियों द्वारा बनती पनपति है, जिनकी पहचान व व्यवहार सामाजिक समूहों द्वारा परिभाषित होते हैं, जिनसे उनका सामान्य होता है। क्या न्यायुक्त राज्य व्यक्तियों की भलाई अच्छाई बढ़ाने के दृष्टिकोण से बनाया जाए अथवा इस दृष्टिकोण से बनाया जाए कि आदर्श जनसमुदाय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक विश्लेषण की मौलिक इकाई व्यक्ति है अथवा जनसमुदाय। इस प्रश्न के उत्तर में उदारवादियों व जनसमुदायवादियों में भिन्न तथा परस्पर विरोधी धारणाएं हैं। जबकि उदारवादी व्यक्तिवादी राजनीतिक वास्तविकता को उन व्यक्तियों द्वारा बनापनपा देखते हैं जो स्वतंत्र तथा अधिकारधारण व्यक्ति है और उस कारण वह अपने निर्णय व कार्य स्वयं करने के योग्य है, दूसरी ओर जनसमुदायवादी इस तथ्य पर बल देते हैं कि व्यक्ति तथा जनसमुदाय का परस्पर संबंध होता है और यह संबंध राजनीतिक सिद्धांत व व्यवहार का आधार है। उदारवादी जनसमुदायवादी विवाद उन लोगों में है जो व्यक्ति के अधिकारों तथा उनकी स्वायत्तता का समर्थन करते हैं तथा उन लोगों में जो राजनीतिक जीवन में सामुदायिक संबंधों पर बल देते हैं। जनसमुदायवादी जनसमुदाय के विचार से जुड़े विचारक हैं। दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति जनसमुदाय के निर्माण में योगदान देने वाले समझे जा सकते हैं यदि वह सामान्य अच्छाई भलाई से जुड़े एक जैसे विचार रखते हैं तथा यह मानते हैं कि वह अच्छाई मलाई उनकी पहचान व अस्तित्व का एक अंश है। ऐसा बना समाज एक घनिष्ठ मित्रता है, एक पारिवारिक संबंध है, एक पड़ोस है अथवा एक व्यापक राजनीतिक जनसमुदाय है। जनसमुदायवादियों का विश्वास है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व, अपने कौशल तथा अपनी योग्यताओं क्षमताओं को जनसमुदाय में तथा जनसमुदाय के संदर्भ में ही प्राप्त करती है। अपने स्वरूप में हम सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्राणी है। क्योंकि जनसमुदाय हमारा स्वरूप निर्धारित निश्चित करता है, इसलिए राजनीतिक जीवन जनसमुदाय के महत्व को लेकर आरंभ होना चाहिए, न कि व्यक्ति को लेकर। दूसरे शब्दों में आदर्शवादी तथा न्यायुक्त राज्य पर वैचारिक चिंतन जनसमुदाय के महत्व से जुड़ा होना चाहिए, न कि व्यक्ति के महत्व से। जनसमुदायवादी उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना उनके अतिव्यक्तिवादी होने के कारण करते हैं। वह तर्क देते हैं कि स्वयं तथा नागरिक राज्य संबंधों की उदारवादी धारणाएं अंतर्निर्मित दृष्टि से कमजोर हैं, अनावश्यक रूप से सीमित हैं तथा समाज के वास्तविक स्वरूप की कुव्याख्या करते हैं। जनसमुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार दो स्तरीय संबंधों की सोच काफी नहीं होती, जिसमें व्यक्ति एक स्तर पर खड़ा होता है तथा जनसमुदाय दूसरे स्तर पर। समूह तथा समुदाय व्यक्ति तथा राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यमिक स्थिति रखते हैं तथा इस कारण इन्हें भी ऐसी इकाइयों माना जाए जिनके अपने अधिकार तथा कर्तव्य होते हैं और इस कारण उनके पारस्परिक संबंधों की भी जांच की जानी चाहिए। व्यक्तियों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता देते हुए तथा सामाजिक व राजनीतिक जीवन में सामुदायिक सदस्यता के महत्व तथा योगदान का तिरस्कार करके उदारवादियों ने जनसमुदाय संस्कृति के महत्व को नकारा है, जिसमें लोग रहते हैं तथा जिसके मूल्यों को वह अपनाते रहे हैं। निम्नलिखित हम जनसमुदायवादी उन विचारों की समीक्षा करेंगे जिसमें उन्होंने सामुदायिक सदस्यता के महत्व तथा उसकी राज्यतत्वता की स्थिति का मुख्यतः वर्णन किया है। 28.3 जनसमुदाय की सदस्यता का महत्व। 28.3 जनसमुदाय की सदस्यता का महत्व। जनसमुदायवाद का एक बड़ा भाग जनसमुदाय की सदस्यता के महत्व के साथ सामान्यतः तथा राजनीतिक क्षेत्र में लोगों द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ विशेष रूप से संबंधित रहा है। इस प्रकार की सोच स्पष्टतः स्वयं से जुड़ी व्यक्तिवादी संकल्पना के खंडन पर टिकी है। जनसमुदायवादी दावे का सार यह है कि हमें मात्र व्यक्ति के रूप में परिभाषित करके उदारवादी व्यक्तिवाद हमें समुदाय से एक फासले पर रखते हैं, हमें हमारे सामाजिक साध्यों तथा उत्तमता की संकल्पना से इस प्रकार अलग करता है कि यह दिखावी ही नहीं पड़ता कि हम अपने सहयोग के साथ जुड़े भी हुए हैं या नहीं। स्वयं की ऐसी संकल्पना कि हम अपने सामाजिक साथियों से अलग है, जनसमुदायवादियों ने उसे दो आधार पर चुनौती दी है। प्रथम, यह सामुदायिक सदस्यता के महत्व को गौण बनाती है तथा उसको निम्नतर बना देती है, तथा दूसरा, यह स्वयं तथा उनके साथियों का त्रुटिपूर्ण संबंध प्रस्तुत करती है। पहली आलोचना के दायरे में जनसमुदायवाद उदारवादी व्यक्तिवाद को चुनौती देते हुए यह विचार व्यक्त करता है कि यह जनसमुदाय के महत्व को नकारता है। विषयतः जनसमुदायवादी व्यक्तिवाद की आलोचना इसलिए करते हैं कि वह इस तथ्य को भुला देता है कि लोग समाज समुदाय में रहते हैं, समाज समुदाय व्यक्तियों को बनाता है, लोग जैसे भी हैं, उनके जैसे भी मूल्य है, वह सब समाज समुदाय की देन है। जनसमुदायवाद के लिए जनसमुदाय व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य व मौलिक तत्व है। भले ही लोग कितने ही लचीले व स्वतंत्र क्यों न हो, सामाजिक व सामुदायिक जीवन से बाहर व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और न ही व्यक्ति के लिए समाज समुदाय से बाहर वांछनीय है। जनसमुदायवादियों के अनुसार लोग उबिन्सन कुसो नहीं है कि वह पूरी तरह से तथा स्थायी रूप से अकेलेपन का जीवन व्यतीत कर सकें, अपितु सत्य यह है कि लोगों का जीवन विशेष प्रकार के समुदाय की सदस्यता के माध्यम से बनता संवरता है तथा यह समाजों समुदायों में ही अंगीभूत होते हैं। मानव प्राणियों के रूप में हम परिवार, धर्म, कबीले, नस्ल तथा राटू के अनिवार्य सदस्य होते हैं। सामाजिक तथा सामुदायिक साध्यों व मूल्यों से अलग होने की बजाय हम विशेष सामाजिक परिस्थितियों में स्थित रहते हैं, हम उन परिस्थितियों के भाग होते हैं, हमारा इतिहास उनसे जुड़ा होता है। सामुदायिक सदस्यता से जुड़े रहने तथा नैतिक रूप से उनके साथ संबंधित स्थिति यह निर्धारित करती है कि हम कौन है तथा यह हमारे मूल्यों को बनाती संवारती है। सामुदायिक सदस्य के योगदान तथा उनके महत्व को भूलाकर व्यक्तिवाद स्वयं की ऐसा संकल्पना बनाता है जो उसे सामाजिक वास्तविकता से अलग कर देती है, जो वस्तुतः उसे बनाती है। दूसरी आलोचना के दायरे के अंतर्गत जनसमुदायवाद व्यक्तिवाद पर प्रहार इस आधार पर करता है कि वह स्वयं तथा उनके साध्य में त्रुटिपूर्ण संबंध की बात करता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति के साध्यों तथा उत्तमता की संकल्पना को वैयक्तिक रूप से समाज से तटस्थ तथा उससे पहले का बना मानता है। जैसा कि उपर्युक्त सारांश में बताया गया है, उदारवादी व्यक्तिवाद स्वयं को उनके साथियों से पूर्ववत इस कारण समझता है कि व्यक्ति उत्तम जीवन से जुड़े प्रश्न पूछने के अधिकार तथा अपनी पुरानी मान्यताओं को संशोधित करने तथा उन्हें तिरस्कृत करने की स्वतंत्रता रखते हैं। स्वयं तथा उनके साथियों के साथ संबंधों की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा की आलोचना करते हुए जनसमुदायवादी प्रश्न करते हैं कि क्या हम उन विशेष मूल्यों को जो हमारे साथ पास हैं, उनसे पीछे जा सकते हैं तथा उन्हें नए मूल्यों से बदल सकते हैं, अथवा क्या हम व्यक्तियों के रूप में अपने मूल्यों से अलग हो सकते हैं जिन्हें हम मानते बटा स्वीकार करते हैं। जनसमुदायवादियों का तर्क है कि मानव प्राणी अनिवार्यतः सामाजिक प्राणी है।
इस कारण हम सामाजिक तथा सामुदायिक साध्यों तथा संकल्पनाओं को न तो चुन सकते हैं और न ही उन्हें छोड़ सकते हैं, हम तो इन्हें पुनः ढूंढ तलाश पा सकते हैं। हम न तो सामाजिक तथा सामुदायिक साध्यों से स्वतंत्र हैं और न ही किसी दूरी पर खड़े हैं, हम तो उनमें अपने आप को स्थित पाते हैं। उदाहरणार्थ, हम अपने लिए परिवार का चयन नहीं करते, हम तो परिवार में जन्म लेते हैं। हम अपनी जाति का चयन नहीं करते, हम तो अपने आप को जाति में पाते हैं। हम अपने राष्ट्र को नहीं चुनते, हम राटू में पैदा होते हैं। हम तो अपने आप को इनमें स्थित पाते हैं। हम अपने परिवार, धर्म तथा राटू में जिस स्थान, स्थिति तथा परिस्थिति में होते हैं, उस आधार पर उत्तमता व साचों को सुनिश्चित करते हैं। जनसमुदायवादियों के अनुसार हम कभी भी अपनी सामाजिक भूमिका तथा सामुदायिक पहचान से स्वतंत्र अलग नहीं होते। सामाजिक समूह तथा समुदायों में हमारी सदस्यता अच्छे जीवन तथा हमारी पहचान को सुनिश्चित व निर्धारित करती है। हम कभी पीछे नहीं मुड़ते तथा सामाजिक व सामुदायिक सदस्यता से बाहर नहीं आते। हमारे सामाजिक कार्य तथा हमारी भूमिकाएं प्रदान की गई होती हैं। जैसा कि सैंडल का मत है, मैं अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपने अनुसार अपनी भूमिकाओं की व्याख्या का अर्थ ले सकता हूं, परंतु मैं भूमिकाओं के अस्तित्व को नकार नहीं सकता और न ही उनमें निहित लक्ष्यों को व्यर्थ घोषित कर सकता हूं, क्योंकि यह लक्ष्य व्यक्ति के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं। इसलिए जीवन में निर्णय लेते समय यह मुझ में निहित होते हैं। मेरे जीवन में उत्तमता का प्रश्न व्याख्या तथा उनके अर्थ से जुड़ा प्रश्न हो सकता है। यह कहना बेकार है कि इन लक्ष्यों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इन लक्ष्यों के पीछे कोई मैं नहीं खड़ा हुआ। इन साध्यों से पूर्ववत कोई स्वयं नहीं है, इसलिए स्वयं अपने साध्यों के साथ जुड़ा है। इस प्रकार जनसमुदायवादी वैयक्तिक स्वयं की संकल्पना को ऐतिहासिक, असामाजिक तथा असम्मिलित कहकर उसकी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार स्वयं की ऐसी संकल्पना उस 28.4 तटस्थ राज्य पर जनसमुदायवादी धारणा। जनसमुदायवादी परिप्रेक्ष्य की एक अन्य समान रूप से आवश्यक रुचि राज्य के स्वरूप तथा उनके वैध कार्यक्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना है। इस मुद्दे के संबोधन में जनसमुदायवादियों ने जो सोच विकसित की है, वह राज्य के विनय में प्रभुत्वकारी उदारवादी धारणा से भिन्न ही नहीं, अपितु उनके विपरीत भी है। जैसा कि उपर्युक्त संक्षेप में बताया जा चुका है कि उदारवादी व्यक्तिवादी एक नवायुक्त राज्य को एक न्यूनतम तथा तटस्थ राजनीतिक सत्ता के रूप में पहचानते हैं तथा उनके कार्यों को वैयक्तिक अधिकारी की रक्षा तथा कानून व व्यवस्था की स्थापना तक सीमित रखते हैं। उदारवादी व्यक्तिवादी राज्य की धारणा उत्तमता के निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं करती तथा उससे जुड़े परस्पर संकल्पनाओं के बारे में एक सहनशील रवैया रखती है, बिना किसी को प्रोत्साहित करते हुए अथवा दंडित करते हुए। राज्य के स्वरूप की जानकारी देते हुए जनसमुदायवादी राज्य के तटस्थ विचार के विरुद्ध एक सशक्त समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार राज्य के तटस्थ युक्त का विचार, जहां लोग अपने लिए च्यवन करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, इस तथ्य के साथ जुड़ा है कि स्वायत्तता की सभा तब होनी चाहिए जब उत्तम जीवन से जुड़े निर्णय राजनीतिक क्षेत्र से बाहर ले लिए जाएं तथा ऐसे निर्णय निजी अथवा वैयक्तिक आधार पर लिए जाएं। व्यक्ति के इस कणात्मक दृष्टिकोण को जनसमुख्यवादी खंडित करते हैं तथा यह तर्क देते हैं कि वैयक्तिक निर्णयों के लिए अनुभवों में एक समान भाग लेने की आवश्यकता होती है, सामूहिक सोच विचार में आदान प्रदान की जरूरत होती है तथा परस्पर व्यवहारों के सामूहिक मूल्यांकन की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में, उत्तम जीवन से संबंधित लोगों की चयन जनसमुदाय के विषय रूप में की जा सकती है, न कि उदारवादी व्यक्तिवादी प्रकार के बाजार में जो स्वतंत्रता तथा तटस्थता द्वारा प्रेरित होता है। राज्य के स्वरूप के एक विकल्प रूप में जनसमुदायवादी उदारवादी तटस्थता के मान पर सामान्य हित की राजनीति का पक्ष लेते हैं। सामान्य हित एक उत्तम जीवन की मूल अवधारणा से जन्म लेता है, जो जनसमुदाय को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित करता है तथा जो ऐसे मानक प्रस्तुत करता है जिसमें की वैयक्तिक प्राथमिकताओं तथा मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सामान्य हित ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिस पर उत्तमता से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं को श्रेणीगत किया जाता है। व्यक्ति की उत्तमता की संकल्पना को इस दृष्टि से परखा जाता है कि वह सामान्य हित से कितनी हट करके है अथवा कितनी उनके अनुरूप है। जनसमुदायवादियों का विश्वास है कि सामान्य हित एक पथ प्रदर्शक के रूप में उत्तम जीवन हेतु निर्णय लेने के लिए तो आवश्यक है ही, यह एक न्यायुक्त तथा वैध राजनीतिक जनसमुदाय की स्थापना के लिए अनिवार्य है। टेलर के अनुसार सामान्य हित एक कल्याणकारी राज्य की न्याय से जुड़ी मांगी को सुटपट करने के लिए वांछनीय है। कल्याणकारी राज्य के न्याय के सिद्धांत के मूल में यह तथ्य निहित है कि सौभाग्यशाली लोगों को अन्य गैर सौभाग्यशाली लोगों के हित में कुछ न कुछ त्यागना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी उदारवादी पूंजीवादी समाज में न्यायुक्त समाज को बनाए रखने हेतु संपत्ति संपन्न लोगों को करों के रूप में संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए कुछ न कुछ त्यागना चाहिए। टेलर के अनुसार एक व्यक्तिवादी प्रकार के समाज में किया गया ऐसा त्याग अनुचित यदि अन्यायपूर्ण न हो समझा जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को अपने अधिकार संपत्ति का कुछ भाग करों के रूप में उनके लिए त्यागना होगा जिनके साथ उनकी न तो कोई सामुदायिक पहचान होती है और न ही उनके साथ जीवन शैली व्यतीत करने का समान अवसर होता है। यदि हम जनसमुदाय से दूर होते हैं अथवा जीवन की सांझी शैली के अंश नहीं होते, हम ऐसे कल्याणकारी राज्य की न्याय से जुड़ी ऐसी मांगी का दायित्व लेने में संकोच करेंगे। जनसमुदायवादियों का तर्क है कि न्याय जनसमुदाय की नींद में होता है जिसका प्रारंभिक संबंध उत्तमता की सांझी सूझबूझ में होता है। न्याय पर आधारित राज्य नहीं होता जो उत्तमता की विभिन्न संकल्पनाओं में तटस्थ रहने का प्रयास करता है, अपितु ऐसा राज्य होता है जो व्यक्तियों को उत्तमता की संकल्पना को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसी वैयक्तिक उष्मता की अवधारणा जो सामान्य हित के साथ मेल खाती है तथा उन संकल्पनाओं को हतोत्साहित करती है जो सामान्य हित की संकल्पना से टकराते हैं। जनसमुदायवादी दृष्टिकोण में एक स्वतंत्र तथा न्याय पर आधारित राज्य जनसमुदाय के कल्याण के साथ गहराई में जुड़ा होता है। एक आदर्श राज्य वह होता है जो अपनी शक्ति व सत्ता को सामान्य हित का निर्धारण करने वाली परंपराओं तथा मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयासरत होते हैं। जनसमुदायवादी सकारात्मक राज्य की व्यवस्था के पक्ष में है जो सामान्य हित के प्रोत्साहन का कार्य करता है, वह किसी प्रकार के नकारात्मक राज्य का समर्थन नहीं करते जो वैयक्तिक अधिकारों के क्षेत्र में राज्य द्वारा हस्तक्षेप पर बल देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में अनेक राजनीतिक सिद्धांतवाद जनसमुदायवादी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित तो है ही, वह उनके तर्कों से काफी प्रेरणा भी लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में नागरिक गणतंत्रवाद के मुख्य तर्कों व विचारों की समीक्षा का प्रयास है। साथ ही नागरिक गणतंत्रवादी परिप्रेक्ष्य को जनसमुदायवादी परिप्रेक्ष्य से तुलना करने का प्रस्ताव भी है। 28.5 नागरिक गणतंत्रवाद एक परिचय। नागरिक गणतंत्रवादी राजनीतिक सिद्धांत के आरंभ की अपनी एक लंबी परंपरा है जो राजनीति के विनय में चिंतन मंथन करती है, ऐसी परंपरा जिसने लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस परंपरा का संबंध अरस्तु, सिसरो, गयुसियाडीनी, मैकियावेली, जैस्ट हैरिगंटन तथा रूसो व 18वीं शताब्दी के कॉमनवेल्थ सिद्धांतकारों से रहा है। हमारे समय में इस परंपरा को हान्ना एरेंडट, जॉन पोका, क्विंटिन स्किनर, फिलिप पेटिट आदि की ओर से समर्थन प्राप्त हुआ है। गणतंत्रवाद शब्द को राजतंत्र अथवा राजाओं और सम्राटों के किसी शासन के विपरीत की स्थिति में परिभाषित किया जाता है, जहां राजतंत्र में एक राजा अपनी प्रजा पर वैयक्तिक शासन करता है तथा अपने क्षेत्र को निजी संपत्ति मानता है और अपने वैयक्तिक हितों की पूर्ति हेतु अधिकांशतः शक्ति का प्रयोग करता है। एक गणतंत्र असूलन नागरिकों द्वारा किया गया शासन है तथा शासन सामान्य हित में किया जाता है। गणतंत्रवाद का विचार व्यक्ति के शासन को कानून के शासन में परिवर्तन करने का एक प्रयास है। नागरिक गणतंत्रवादी परिप्रेक्ष्य प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन के मुख्य विचारों के अनुसरण के साथ आरंभ होता है। वास्तव में नागरिक गणतंत्रवाद जैसी की यूनानी राजनीतिक सोच है। इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। लोग कुछ एक नैतिक लक्ष्यों के कारण नैतिक प्राणी भी होते हैं। अतः स्वाभाविक है कि लोगों को अपने हितों की प्राप्ति तथा अपने वास्तविक स्वरूप के कारण राजनीतिक समुदाय में रहना पड़ता है। विशेषतः एक स्वशासित राजनीतिक समुदाय में। एक स्वशासित राजनीतिक समुदाय वह है जिसमें नागरिक अपने व सामूहिक हितों की प्राप्ति में भाग लेते हैं। एक गणतंत्र में नागरिक अनिवार्यतः गुणवान होते हैं, जो कि वह सामान्य हित को विशेष वैयक्तिक हितों से ऊपर रखते हैं। सारांश यह है कि एक अच्छा राज्यतंत्र अच्छे नागरिकों का समूह है तथा अच्छे नागरिक वह हैं जिनमें नागरिक गुण होते हैं और जो सार्वजनिक मामलों में सबके हित की प्राप्ति करते हैं। अरस्तु के शब्दों में राजनीतिक जनसमुदाय का लक्ष्य उत्तम जीवन है तथा राजनीति में उत्तमता से अभिप्राय है सामान्य हित की प्राप्ति होना। नागरिक गणतंत्रीय आदर्श के अच्छे राज्यतंत्र में स्वतंत्रता तथा शासन प्रबंधन के विषय विचार निहित होते हैं, ऐसे विचार जो उदारवादी प्रकार के स्वतंत्रता व शासन प्रबंधन के विचारों से भी बहुत पीछे तक जाते हैं। ऐसे अंतर्निहित विचार नागरिक गणतंत्रवाद को राजनीतिक व्यवस्था तथा स्वतंत्रता का एक विशेष सिद्धांत प्रस्तुत कराते हैं। अट्ठाईस दशमलव छह गणतंत्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा। नागरिक गणतंत्रवाद की नींव में स्वतंत्रता का एक विशिष्ट व समृद्ध विचार है। गणतंत्रवादी सिद्धांतकारों के अनुसार स्वतंत्रता का यह विशिष्ट विचार पारंपरिक उदारवादी स्वतंत्रता की संकल्पना से अलग भी है और विषम भी है। स्वतंत्रता के इस विशिष्ट लक्षण की सही जानकारी तथा उनके योगदान को समझने के लिए स्वतंत्रता के पारंपरिक संकल्पना को समझना सहायक सिद्ध हो सकता है। इज़ाह बर्लिन द्वारा लिखी गई रचना टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958 में स्वतंत्रता की वो भिन्न संकल्पनाओं का वर्णन किया गया था, नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता। तब से स्वतंत्रता के विचार को इस प्रकार की स्वतंत्रताओं के भेद के रूप में ही जाना जाता है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप से अर्थ है अन्यों द्वारा हस्तक्षेप का अभाव, हस्तक्षेप से अभिप्राय है जानबूझ की रुकावट अर्थात उत्पीड़न। दूसरी ओर स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना से मतलब है उपस्थिति न कि अभाव, स्वस्वामित्व की उपस्थिति है, स्वस्वामित्व से अभिप्राय है व्यक्ति का अपने विवेक द्वारा अपने आवेगों पर नियंत्रण। 1988 में बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यान प्राधीनों की स्वतंत्रता तथा आधुनिकों की स्वतंत्रता में नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में विभेद को विकसित किया था। जहां आधुनिकों की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता से जोड़ा गया था, वहां प्राधीनों की स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता से। कॉन्स्टेंट ने बताया कि आधुनिकों की स्वतंत्रता जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, यह हस्तक्षेप के अभाव में बताई जा सकती है। प्राचीनी की स्वतंत्रता जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, यह उस अधिकार का बोध देती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति लोकतांत्रिक आत्मनिर्णय की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उदारवादी राजनीतिक परंपरा मुख्यतः हस्तक्षेप के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। नागरिक गणतंत्रवादी परंपरा के अनुसार नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रताओं और प्राचीनों व आधुनिकों की स्वतंत्रता में भेद स्वतंत्रता के वास्तविक सार तथा उनके महत्व को दर्शाने में विफल रहे हैं। विकल्प के रूप में गणतंत्रवादी सिद्धांतकार गणतंत्रीय स्वतंत्रता की वकालत करते हुए उसे विकसित करने का प्रयास करते हैं। उनका तर्क है कि गणतंत्रीय स्वतंत्रता यद्यपि पारंपरिक भेद के निकट है, स्वतंत्रता के एक और अधिक समृद्ध एवं वैध रूप का लेखा देने का प्रयास करती है। पेटिट ने कहा है, स्वतंत्रता की गणतंत्रीय धारणा नकारात्मक इस रूप में है कि वह स्वतंत्रता का अर्थ किसी के अभाव न कि किसी की उपस्थिति स्वरूप लेती है। ऐसी गणतंत्रीय स्वतंत्रता सकारात्मक इस रूप में है कि वह अभाव की बात करके स्वामित्व पर बल देती है, हस्तक्षेप पर नहीं। स्वतंत्रता स्वस्वामित्व की उपस्थिति में नहीं और न ही अन्यों के हस्तक्षेप के अभाव में अपितु अन्यों के स्वामित्व के अभाव में, प्रभुत्वता के अभाव में निहित होती है। स्वतंत्रता आर्भुत्वता है। स्वतंत्रता को अप्रभुत्वता के रूप में लेने का अर्थ प्रमुखता के अर्थ तथा उसका हस्तक्षेप से संबंध को समझना अनिवार्य बन जाता है। गणतंत्रवादी प्रभुत्वता को ऐसी योग्यता व क्षमता मानते हैं जिसके द्वारा एक पात्रकर्ता दूसरों पर अपनी शक्ति प्रभाव स्थापित करता है, विशेषतः मनमाने हस्तक्षेप की शक्ति। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करता तब समझा जाएगा, उस सीमा तक वह परतंत्र भी होगा जब तक दूसरे से उनके मामलों में मनमाने रूप से हस्तक्षेप करने की क्षमता होगी। प्रभुत्वता के ऐसे संबंध स्वामी व दास, नौकर, काम देने वाले तथा काम पाने वाले तथा पति तथा पत्नी के उदाहरणों द्वारा बताए जा सकते हैं। ऐसे संबंधों में प्रभुत्वकारीकर्ता दूसरे के मामलों में मनमानेपन के तरीके से हस्तक्षेप करता है तथा उस सीमा तक वह दूसरे की स्वतंत्रता में रोक लगाता है। नागरिक गणतंत्रवाद के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच प्रभुत्वता के रूप में स्वतंत्रता के बंधन को संबोधित नहीं करता। उदारवादी चिंतन में प्रमुखता की ओर इस प्रकार की अनदेखी के कारण उस चिंतन में प्रभुत्वता को लेकर सहिष्णुता पर बल दिया गया है। गणतंत्रवादियों के अनुसार प्रभुत्वता तथा हस्तक्षेप में संबंध अति गहरा, गंभीर तथा समस्यायुक्त है। उनका तर्क है कि बिना वास्तविक हस्तक्षेप के प्रभुत्वता का प्रयोग व उसका अनुभव किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक सौभाग्यशाली दास पर बिना हस्तक्षेप के स्वामी का नियंत्रण बना रहता है।
इसको विपरीत बिना वास्तविक प्रभुत्वता के हस्तक्षेप का प्रचलन संभव है। उदाहरणार्थ, एक अच्छे राज्यतंत्र में नागरिकों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उनके जीवन में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अतः बिना हस्तक्षेप के प्रभुत्वता संभव है, जैसे कि बिना प्रभुत्वता के हस्तक्षेप संभव होता है। जिसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है वह सब प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, अपितु उन रूपों का हस्तक्षेप है जो मनमाने व प्रभुत्वकारी रूप के होते हैं। इस आधार पर स्वतंत्रता की नकारात्मक संकल्पना हस्तक्षेप का न होना इसलिए अधूरी है कि यह वांछनीय तथा मनमाने रूपों के हस्तक्षेप में अंतर करने में विफल है। यह उस सीमा तक का भी तिरस्कार करती है जिसमें हस्तक्षेप वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा कल्याण को बनाए रखने तथा प्रोत्साहन करने में योगदान दे सकता है। उदाहरणार्थ, भारतीय राज्य नागरिकों की स्वतंत्रताओं में विभिन्न तरीकों से हस्तक्षेप करता है, जैसे धार्मिक रीति रिवाजों द्वारा कुछ एक सामाजिक त्रुटियों, अस्पृश्यता, सत्य आदि पर रोक लगती है तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं तथा अधिकारों की व्यवस्था करती है। इन सभी गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप नागरिकों पर रहता है। वास्तव में सभी नहीं तो कई राज्य करों को लगाकर अपने नागरिकों के 28.7 गणतंत्रीय सरकार की अवधारणा। अप्रभुत्वता के रूप में स्वतंत्रता के गणतंत्रीय विचार पर गणतंत्रीय सरकार का विचार आधारित है। गणतंत्रवादियों की आस्था है कि अप्रभुत्वता रूपी स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब प्रत्येक नागरिक दूसरों की शक्ति द्वारा शासित अथवा दूसरों की शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। इस प्रकार गणतंत्रीय स्वतंत्रता शासन करने की इच्छा नहीं है, परंतु दूसरों द्वारा शासित न होने की इच्छा है। फलत गणतंत्रवादी कहते हैं सरकार के एक अन्य भिन्न तथा समावेशनात्मक विचार की आवश्यकता है। गणतंत्रीय सरकार के विचार में 1 नागरिक गुण का सिद्धांत, 2 सामान्य हित का विचार तथा 3 सक्रिय नागरिक भागीदारी की धारणा निहित है। नागरिक भूषण के गणतंत्रीय विचार से अभिप्राय है सामान्य हित को अपने अथवा अपने परिवार के हित से ऊपर रखना। वास्तव में नागरिकों के गुणवानी होना नागरिक गणतंत्रवाद की परंपरा का एक अटूट अंग है। जनसमुदायवादियों की माती नागरिक गणतंत्रवादी भी इस तथ्य पर जोर देते हैं कि नागरिकों के रूप में हमें लोगों के सामान्य हित को विशेष वैयक्तिक हितों के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा करके ही हम अप्रभुत्वता के रूप में स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे तथा उनके महत्व को महसूस कर पाएंगे। गणतंत्रवादियों का मत है कि बिना नागरिक गुण के एक गणतंत्र परस्पर विरोधी हितों की युद्धभूमि में परिवर्तित हो जाएगा। गणतंत्रीय सिद्धांत नागरिक गुण के मौलिक महत्व पर बड़ा बल देता है, परंतु वह गुण की भंगुरता से भी सचेत है, लोग अथवा उनके नेतागण के भ्रष्ट होने का खतरा जो गणतंत्र को संकट में डाल सकता है। नागरिक गणतंत्रवादी जानते हैं कि राज्य के सरकारी कर्मचारी शक्ति के मनमाने प्रयोग के फलस्वरूप लोगों को गणतंत्रीय स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। राज्य तथा उनके कर्मचारियों को शक्ति के मनमाने प्रयोग से कैसे रोका जा सकता है? गणतंत्रवादियों को इस तथ्य का भी ज्ञान है कि लोगों को एक जैसे रखने वाले समरूपी समूह नहीं कहा जा सकता, वह तो अपने अपने हितों के कारण विभाजित होते हैं। हितों के ऐसे विभाजीय समूह नागरिक गुण तथा गणतंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं। एक गणतंत्र को किस प्रकार संगठित किया जाए कि समाज के विभिन्न परस्पर तनावग्रस्त हितों में सामंजस्य पैदा किया जा सके? गणतंत्र को होने वाले ऐसे खतरों से दूर रखने के लिए गणतंत्रवाद कुछ एक प्रयास का सुझाव देता है। इन सबने अधिक आवश्यक है सक्रिय नागरिक भागीदारी। गणतंत्रवादियों का तर्क है कि सक्रिय नागरिक सहभागिता स्वतंत्रता की कीमत है, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा नागरिक सरकार तथा उनके कर्मचारियों पर सतत चौकसी रख सकते हैं। सक्रिय सहभागिता किसी भी सशक्त समूह अथवा नागरिक को सरकार पर नियंत्रण करके दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं करने देती और न ही उनकी स्वतंत्रता का हनन होने देती है। वास्तव में सक्रिय नागरिक सहभागिता गणतंत्रीय स्वतंत्रता की सुरक्षा की एक पूर्व शर्त समझी जाती है। नागरिकता के गणतंत्रीय विचार की तुलना उदारवादी व्यक्तिवादी नागरिकता से की जानी चाहिए। उदारवादी व्यक्तिवादी नागरिकता को एक दावे के रूप में लेते हुए नागरिकों का यह अधिकार समझते हैं जिसके कारण वह बाहरी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। गणतंत्रवादी नागरिकता को अधिकारों का वह समूह बताते हैं जो सभी नागरिक एक दूसरे के साथ मिलकर स्वतंत्रता व समानता की प्राप्ति में प्रयोग में लाते हैं। गणतंत्रवादी सोच में नागरिकता एक पद तथा एक दायित्व है जिसे नागरिक गर्व से अपनाना चाहते हैं। एक गणतंत्र में एक नागरिक होना एक स्वशासित जनसमुदाय का एक स्वशासित सदस्य होना है। नागरिक सहभागिता के अतिरिक्त नागरिक गणतंत्रवाद संविधानवाद को गणतंत्रीय गुण को होने वाले खतरे के समाधान समझता है। नागरिक गणतंत्रवाद का कार्य एक संविधान का निर्माण है जो समाज के सभी विविध हितों का प्रतिबिंब होना तथा उनमें समन्वय स्थापित करने का एक साधन होगा। ब्रिटिश संविधान को इसी प्रकार का ऐसा संविधान कहा जाता है जिसमें विविध हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक मिश्रित संविधान है जिसमें एक सम्राट रानी है, कुछ कुलीन है तथा बहुत जनसाधारण है। इन सबका संतुलन मिश्रित सरकार, ताज, लॉर्ड सदन तथा कॉमन सदन में है। शक्तियों के पृथक्करण का विचार की वैधानिक, कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियां अलग अलग ही हाथों में हो। गणतंत्र की सुरक्षा का एक अन्य साधन है। गणतंत्रवादी सिद्धांतकारों के अनुसार शक्ति का एक व्यक्ति अथवा एक समूह में केंद्रीकरण प्रभुत्वता तथा दूसरों पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नागरिक गुण, सामान्य हित, सक्रिय नागरिक सहभागिता, मिश्रित संविधान तथा शक्तियों का पृथक्करण सब मिलकर गणतंत्रीय सरकार के विचार का सार बनाते हैं। रपट है कि नागरिक गणतंत्रवाद लोकतंत्र के विचार का सहपूरक अंग है, भले वह उसका समर्थन तथ्य हो अथवा न हो। सरकार तथा स्वतंत्रता के उपर्युक्त विचारों के फलस्वरूप गणतंत्रवादी लोगों के साम्राज्य को कानूनों के साम्राज्य में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखते हैं।